क्या आप लोगों को पता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अब तक 14 से 15 बार अमेंड कर दिया गया है। हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल विधिक अध्ययन। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सीआरपीसी। इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगी कि सीआरपीसी को किस तरीके से लाया गया, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट था, इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की तरफ देखते हैं। मेडिवल पीरियड जब चल रहा था उस टाइम पे मोहम्मदन लॉ का बहुत ज़्यादा ही इन्फोर्समेंट था, क्योंकि मोहम्मदन मुस्लिम लॉ उस टाइम पे चलता था। मोहम्मदन जो वहाँ के जो उस टाइम पे जो रूलर्स थे वो लोग जो है वो मोहम्मदन चीज़ों या मोहम्मदन लॉज के थ्रू जो है सारे लॉज को इन्फोर्स किया करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स रूलर्स जब आए तो उनको इन मुस्लिम्स लॉ में, मोहम्मदन लॉ में किसी तरीके के कुछ फ्लॉज दिखाई देने लगे, कुछ कमियां दिखाई देने लगी। अब जो है ब्रिटिशर्स को एक ऐसा लॉ चाहिए था, एक ऐसा एक्ट चाहिए था जिसके थ्रू वो कोर्ट के प्रोसीजर्स को अप्लाई कर सके और उनके अपने जो क्राउन सब्जेक्ट्स हैं उनके केसेस को डिसाइड कर सके। इसीलिए जो है ब्रिटिशर्स के थ्रू सीआरपीसी को इनैक्ट किया गया, अमेंड किया गया था। लेकिन ये इनैक्ट बाय लेजिस्लेशन किस तरीके से हुआ था, चलिए देखते हैं। सीआरपीसी को स्टैब्लिश करने के लिए 51th लॉ कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। ये स्टैब्लिश किया गया था आपका 1968 में, जो कि अंडर द चेयरमैनशिप, जिनके चेयरमैनशिप थे के सुंदराम, इनके थ्रू ही सारी चीज़ें कंडक्ट की गई थी। अब इस कमिटी, ये जो कमिटी बनाई गई थी, इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में 10 सितंबर 1970 को। अब इस एक्ट को जब इन्फोर्स किया गया, ये जब हमारे सामने आया और पूरा इन्फोर्स हुआ था वो था 1974 में, और इस एक्ट का नाम दिया गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अब जब कमिटी ये सारी चीज़ें कर रही थी तो उनके दिमाग में 3 ऑब्जेक्ट जो है वो फिट थे कि इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सीआरपीसी बनाना है। सबसे पहले कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, सबको जस्टिस मिलनी चाहिए, और जो भी मुस्लिम लॉ में जो भी जिस तरीके के जो फ्लॉज थे उनको हटाते हुए किस तरीके के कोर्ट में प्रोसीजर्स कंडक्ट होंगे, इन्वेस्टिगेशन, सारी चीज़ें कैसी क्या होंगी, इन सारे प्रोसीजर्स को लेके उनको ये एक्ट बनाना था। अब जब हम कोई लॉ बनाते हैं, जो लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाते हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होती है, उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली होता ही है। तो बात करते हैं सीआरपीसी के ऑब्जेक्ट की। क्या ऑब्जेक्ट्स थे सीआरपीसी के? अब ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि लॉ जो होता है हमारा 2 तरीके से होता है, या तो सब्सटैंटिव लॉ होता है या तो प्रोसीजरल लॉ होता है। सब्सटैंटिव लॉ में आपको ये बताया जाता है कि क्या क्या करना पनिशमेंट होगा, डेफिनेशंस बताई जाती है कि क्या आपको नहीं करना है। उस डेफिनेशन, उस पनिशमेंट, जो चीज़ें ऑफेंसेस है, उन ऑफेंसेस को किस तरीके से पनिशमेंट दिया जाएगा वो पूरा का पूरा आपको क्रिमिनल बताता है, प्रोसीजरल लॉज बताते हैं। ठीक है, अब जब ये प्रोसीजरल लॉज आपको बता रहे हैं तो इसका एक जो है ट्रायल होना चाहिए कि किस तरीके से वो कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे भी सीआरपीसी में आपका पूरा कंडक्ट बताया गया है कि किस तरीके से आपको पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन इसमें कौन से ऑफेंसेस हैं, क्या चीज़ें करना, ऑफेंसेस कंसिडर किया जाएगा, ये सारी चीज़ आपको आईपीसी बताता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट यही था कि आईपीसी में जिन चीज़ों को ऑफेंसेस दिया गया है या फिर कोई दूसरे एक्ट्स जो कि क्रिमिनल से कनेक्ट करते हैं, उन सारे चीज़ों को किस तरीके से ट्रायल किया जाएगा और किस तरीके से उनको पनिशमेंट प्रोवाइड किए जाएगी, इन सारे चीज़ों का आंसर जो था वो था आपका सीआरपीसी। सीआरपीसी में आपका प्रोसीजर बताया गया कि किस तरीके से ऑफेंसेस के लिए आपको किस तरीके से पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। पूरा प्रोसीजर जो है वो आपका सीआरपीसी बताता है उन चीज़ों के लिए जो कि आपके सब्सटैंशियल लॉ में बताया गया है कि ये सारी चीज़ें करना ऑफेंसेस है। और क्रिमिनल प्रोसीजर है तो डेफिनेटली ये प्रोसीजर जो है वो क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए बताया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था सीआरपीसी के लिए। अब सीआरपीसी में 484 सेक्शंस है, 37 चैप्टर्स है और 2 शेड्यूल्स है। एक शेड्यूल 2 जो है आपका पूरे फॉर्म्स को बताता है, और शेड्यूल 1 जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस बताता है आपको। चलिए अब सेक्शंस और चैप्टर्स को थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा और इसको डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं सीआरपीसी के डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर हम चैप्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
तो वो कुछ इस तरीके से डिविजन्स होंगे। पहले आएंगे आपके प्रिवेंटिव क्लॉजेस, फिर आते हैं बिफोर ट्रायल, ड्यूरिंग ट्रायल और आफ्टर ट्रायल कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। तो जो प्रोसीजर्स आपके प्रिवेंटिव क्लॉज होंगे, यानी कुछ एक्शन होने से पहले ही हम उन चीज़ों को रोकने के लिए किसी को अरेस्ट कर रहे हैं या किसी को हम कुछ टाइम के लिए ताकि वो उस क्राइम को ना कर सके, इन चीज़ों के लिए अगर हम कोई प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं तो उन सारे चीज़ों के लिए जो लॉज बनाए गए हैं, जो एक्ट्स हैं और जो प्रोसीजर्स आपको इन चीज़ों के लिए बताया गया है वो दिया गया आपके चैप्टर 8, 9, 10 और 11 में। उसके बाद बात करते हैं हम बिफोर ट्रायल, यानी कि ट्रायल शुरू होने से पहले भी कुछ चीज़ें की जाती है। उन चीज़ों को आपको बताया गया है 5, 12, 13, 14, 15, 33 और 36 चैप्टर्स में। फिर नेक्स्ट आते हैं हम ड्यूरिंग ट्रायल। ड्यूरिंग ट्रायल यानी जब ट्रायल चलेगा उस टाइम पे कौन कौन सी प्रोसीजर्स की जाएगी उनको बताया गया है आपका 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 में। फिर बात करते हैं आफ्टर ट्रायल, यानी कि जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर्स होंगी। तो उसके बाद आपका जो प्रोसीजर्स है वो दिया गया है आपके सेक्शन 29, 30, 32 और 34 में। अब CRPC जो है कुछ पावर्स भी देता है। अब ये पावर्स किनको किनको दिया जाता है, ये पावर्स आपको डेलीगेट होता है पुलिस को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को और जुडिशरी को। पुलिस के पास कौन कौन से पावर्स हैं ये दिया गया है आपके चैप्टर 4, 5, 7, 11 और 12 में। अब पुलिस को कौन कौन से पावर्स डेलीगेट होते हैं ये दिया गया है आपके 4, 5, 7, 11 और 12 चैप्टर्स में। बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर्स दिए गए 8 और 10 में। और बाकी जितने भी चैप्टर्स आपके बचते हैं उन सारे चैप्टर्स को जुडिशरी के पावर्स दिए गए हैं। तो ये बात हो गई आपके पावर्स की। क्लासिफिकेशन आपका यहीं पे ख़त्म होता है क्योंकि यही है आपके पावर्स। अब जो है हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है आपके डेफिनेशन क्लॉज की, यानी कि किसको क्या बोला जाता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसके एक्सटेंड की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। तो अब जब 370 हट चुका है उसके बाद जो है ये एक्ट जो है वो ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई किया जाएगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो सेक्शन 2A के बारे में सबसे पहले 2A आपको ये बताता है कि बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस उन ऑफेंसेस को कहा गया है जो बेलेबल ऑफेंसेस नहीं है, मतलब बेलेबल ऑफेंसेस को छोड़ के जितने भी ऑफेंसेस होंगे उन सबको नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहा गया। अब बेलेबल ऑफेंसेस किनको कहा गया, तो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो ऑफेंसेस जो आपको शेड्यूल 1 में बताए गए हैं। उन जो भी शेड्यूल 1 में बताए गए हैं उन सारे ऑफेंसेस को हम बेलेबल ऑफेंसेस कहते हैं। 2B जो है वो चार्ज के बारे में बताता है और ये बोलता है चार्ज जो है वो एक भी हो सकता है और इसके बहुत सारे हेड्स भी हो सकते हैं, यानी एक हो सकता है, 2 हो सकता है और बहुत सारे चार्जेस भी हो सकते हैं। तो चार्जेस हो या चार्ज हो उनको हम चार्ज ही बोलेंगे। सेक्शन 2C आपको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में बताता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या कॉग्निजेबल केसेस क्या होता है, तो उन केसेस को कॉग्निजेबल केसेस या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बोला जाता है जहाँ पे पुलिस को अरेस्ट करने से पहले किसी भी तरीके का कोई भी वारंट नहीं चाहिए होता है, यानी कि जहाँ पे पुलिस को कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू किसी भी तरीके का कोई वारंट इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसे केसेस को बोला जाता है कॉग्निजेबल केसेस या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस को वारंट इशू करवाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं 2D की। तो 2D आपको बताता है कंप्लेन के बारे में। तो कंप्लेन क्या होता है, कंप्लेन किसी भी तरीके का एलिगेशन होता है जो कि मैजिस्ट्रेट के पास दिया जाता है। वो एलिगेशन आपके ओरल हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं। कोई भी नोन अननोन पर्सन ने जो भी चीज़ें की हैं जिसके बारे में आप एलिगेशन लगाना चाहते हो, उन सारे एलिगेशंस को आप जब मैजिस्ट्रेट के पास देते हो तो वो हो जाता है आपका कंप्लेंट। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट जो है वो
हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए, एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ये सबसे एपेक्स कोर्ट माना जाता है। सबसे पहला एपेक्स कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, सेकंड एपेक्स कोर्ट जो है वो है हाई कोर्ट, और साथ ही साथ ये क्रिमिनल अपील्स भी इसमें किए जाते हैं। यहाँ पे आपके दोनों अपील्स होते हैं, यानी कि आपके ओरिजिनल जो आपके जो केसेस लगाए जाते हैं वो भी होते हैं, साथ ही साथ इसमें अपील भी की जाती है। इसके बाद आपको बताया जाता है इंडियन किसे कहते हैं। तो ये कोड जहाँ जिन जिन लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाएगा वो सारे इंडियन होंगे। इसके बाद जो आपको बताता है वो है इंक्वायरी। तो इंक्वायरी क्या है, किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास कोई ट्रायल हो रहा है, यानी कि ट्रायल को छोड़ के जो कि आपके मैजिस्ट्रेट या कोर्ट में कंडक्ट किए जाते हैं, उन चीज़ों को छोड़ के बाहर जो भी चीज़ें होंगी उन सबको इंक्वायरी कहा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा सके। तो अब मैजिस्ट्रेट जो है, चाहे तो वो पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी अदर पर्सन जिसको भी मैजिस्ट्रेट ऑथोराइज करेगी कि एविडेंसेस कलेक्ट करने की प्रोसीजर किया जाए, उस प्रोसीजर को, जो एविडेंसेस कलेक्ट की जाएगी उस प्रोसीजर को कहा जाएगा इन्वेस्टिगेशन। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप जब किसी भी तरीके के एविडेंसेस वगैरह देते हो उसके पहले आपको ओथ लेनी पड़ती है। तो जब आप ओथ ले के चीज़ें देते हो तो उन चीज़ों को आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कंसिडर करते हैं। लोकल जुरिडिक्शन वो होता है जब कोई मैजिस्ट्रेट अपने पावर्स वगैरह यूज़ करता है तो उनका एक लोकल जुरिडिक्शन है, उस बाउंड्री के अंदर वो अपने पावर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो उनको बोला जाता है आपके लोकल जुरिडिक्शन। मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया उन एरियाज़ को बोला जाता है जैसा कि सेक्शन 8 में बताया गया है। अब सेक्शन 8 में क्या बोला गया है, तो सेक्शन 8 में ये बोला गया है कि या तो जैसे कि नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर किया जाएगा कि इस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया बोला जाता है, या फिर जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन से ऊपर की हो, उन एरियाज़ को कंसिडर किया जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या केसेस वो केसेस होंगे जहाँ पे पुलिस को वारंट की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, उनको बोला जाएगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या फिर नॉन कॉग्निजेबल केसेस। नोटिफिकेशन क्या होते हैं, तो नोटिफिकेशन उनको कहा जाता है जो कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश्ड होते हैं, उनको नोटिफिकेशन कहा जाएगा। ऑफेंसेस क्या होंगे, तो ऑफेंसेस वो होंगे जो कि किसी एक्ट या फिर किसी लॉ के थ्रू बोल दिया गया, इस तरह के किसी भी एक्ट को करना जो है, इस तरह के कुछ भी चीज़ें करना पनिशेबल होगा। आपके लॉ में ये चीज़ें बता दी गई कि ऐसा आपको नहीं करना है, और अगर आप वैसी चीज़ें करते हैं तो वो कंसिडर कर लिया जाएगा कि वो आपका ऑफेंस है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में किनको इंक्लूड किया गया है, अगर ऑफिसर इंचार्ज जो है वो एब्सेंट होते हैं किसी वजह से या बीमार हो या किसी भी तरीके से, तो उनके नेक्स्ट रैंक में जो होंगे उनको भी ऑफिसर इंचार्ज इंचार्ज माना जाएगा, जो कि हेड कांस्टेबल से ऊपर के लोग होंगे, ठीक है, या फिर जैसा कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगी वैसा ही माना जाएगा। प्लेस किसे कहते हैं, तो प्लेस हर चीज़ को इंक्लूड किया गया है, हाउस हो, बिल्डिंग हो, वेसल हो, हर एक चीज़ को प्लेस में इंक्लूड किया गया है। प्लीडर किसे कहेंगे, तो प्लीडर उन लोगों को कहेंगे जो कि लॉ से ऑथोराइज्ड है कोर्ट में प्लीड करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही उन लोगों को भी प्लीडर कहा जाएगा जो कि जो पार्टीज़ हैं उन लोगों ने अपॉइंट किया है ताकि उनके लिए वो केस को लड़ सके, प्लीड कर सके, उन सारे लोगों को कहा जाएगा आपके प्लीडर्स। पुलिस रिपोर्ट क्या है, तो पुलिस रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो एक पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है, उस रिपोर्ट को हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं, तो जो सेक्शन 24 के अंतर्गत जिनका अपॉइंटमेंट होता है उन्हें हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। समन केस और वारंट केस, समन केस उनको बोला जाता है जिनकी पनिशमेंट 2 साल से नीचे की होती है, और वारंट केस जिसमें पनिशमेंट 2 साल से ऊपर की दी जाती है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको क्लासेस बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग डिस्कस करेंगे CRPC में। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।